नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारी किताबें भी हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी। आई मट रोल करके इनकी बहुत पॉपुलर एक किताब है जो कि बीजेपी आईटी सेल के पूरी अंदर की कहानी हमारे सामने लाती है। हमारे साथ आज स्वाति चतुर्वेदी हैं। स्वाति, स्वागत है आपका चर्चा में। थैंक यू, आई लव न्यूज लॉन्ड्री। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे दो साथी न्यूज लॉन्ड्री के, हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद। स्वागत है मेघनाद आपका भी। नमस्ते सर, आई लव न्यूज लॉन्ड्री आल्सो। यूनानिमस, वी ऑल लव न्यूज लॉन्ड्री। सबको प्रेम है न्यूज लॉन्ड्री से। और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन। शार्दुल, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। मैं तो पहले सब्सक्राइबर था, मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं आगे आया इसके अंदर। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक बात। तो आमतौर पर जो पूरा हफ्ता बीता है उसमें दो चीजों ने पूरे हफ्ते को डोमिनेट किया है। एक तो पेगासस जो जासूसी का मामला है, उसमें पूरी दुनिया में ही इसकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम भारत के संदर्भ में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा कोशिश करेंगे, बात करेंगे। और हमारे साथ एक उसकी भुक्तभोगी भी हैं, क्योंकि स्वाति खुद का नाम खुद भी उस लिस्ट में है, पेगासस की जासूसी की लिस्ट में। तो हमारे पास हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी सुनने का मौका रहेगा। तो एक तो ये है, और दूसरा एक बड़ा विषय हुआ जो कि दैनिक भास्कर के ऊपर आईटी की रेड पड़ी। दैनिक भास्कर और उत्तर प्रदेश का एक समाचार चैनल भारत समाचार करके, इनके अलग अलग ठिकानों पर, इनके मालिकों के ऊपर और इनके एडिटर्स के ऊपर आईटी रेड पड़ी है कल ही अभी, यानी कि 22 जुलाई को। तो ये घटनाएं हैं जो कि हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगी। उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी जो हमारे श्रोताओं को देना चाहता हूँ। हमारा नया एनएल सेना जो प्रोजेक्ट है वो अरावली की दुर्दशा के ऊपर है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं, जो अरावली के जंगल हैं, उनके अंदर चल रही बेतहाशा कब्जे पर, वहां पर रियल एस्टेट के धंधे पर, उन तमाम चीजों के ऊपर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम उसके आदेश हैं कि उसमें किसी भी तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, इसके बावजूद उसकी बर्बादी जारी है। तो उसी का एक आकलन करने की कोशिश है हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट, जिसमें आपको पता है कि एनएल सेना प्रोजेक्ट में हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या हमारे जो रीडर हैं, वो जो पाठक हैं हमारे न्यूज लॉन्ड्री को, वो सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम एक बड़ी पार्ट में, सीरीज में इसमें ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं, वीडियो, पॉडकास्ट, रिटर्न स्टोरीज। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारे नए एनएल सेना प्रोजेक्ट को आप अपना समर्थन दें। जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में मैं चाहूंगा कि हमारे साथी मेघनाद एक बार फिर से पूरी जो हफ्ते की सुर्खियां हैं और जो महत्वपूर्ण खबरें उनके बारे में बताएं, और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हफ्ते जैसे कि आपने बोला कि पेगासस को लेकर काफी न्यूज आई, और वायर जो 17 ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट पेगासस कह रहे हैं। तो वायर उनका इंडियन पार्टनर है। उन्होंने रविवार रात से काफी स्टोरीज पब्लिश करना शुरू की है, और लेटेस्ट जो एक स्टोरी पब्लिश हुई है वो कल हुई है। तो ये स्टोरीज के बारे में तो हम बात ही करेंगे, पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि उसमें क्या है एग्जैक्टली। तो पेगासस में इंडियन मिनिस्टर, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और काफी और जैसे कि सीजेआई से लेके, जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस थे उनसे लेके, और एक्स इलेक्शन कमिश्नर उनसे लेके, और अनिल अंबानी से लेके भी खुलासे हुए हैं। ये खबरें आ रही है कि उनका नाम एक लिस्ट में इंक्लूड किया गया था जिन पर ये पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर, जो कि एक जासूसी का सॉफ्टवेयर है, वो उन पर रिलीज किया जाए। तो इस पे हम और चर्चा करेंगे ज्यादा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की एक इंडिपेंडेंट कमिटी मांगी है, और ऑपोजिशन लीडर्स भी पार्लियामेंट में काफी हंगामा कर रहे हैं। कल ही एक वाकया हुआ पार्लियामेंट में जहां पर टीएमसी के एक सांसद ने जाके पेपर फाड़ दिए, तो उनको अभी सस्पेंड किया, अभी जस्ट खबर आई है वो। और दूसरी जो बड़ी खबर थी वो दैनिक भास्कर और भारत समाचार पे जो इनकम टैक्स रेड हुई थी उसके बारे में है। और उसके बाद दैनिक भास्कर ने काफी एक बहुत ही ब्रेव एक स्टैंड भी लिया कि हम पीछे नहीं झुकेंगे, और उन्होंने आज एक फ्रंट पेज आर्टिकल भी छापा है उस पर। पार्लियामेंट में एक रिस्पांस दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 5 स्टेट्स ने कि ऑक्सीजन के कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है,
मतलब उनके पास कोई डेटा नहीं है। तो इसकी वजह से काफी पार्लियामेंट में फिर से हल्ला हुआ कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, जबकि हमको पूरे सेकेंड वेव के टाइम पे दिखाई दिया था कि लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे थे। तो उसमें काफी पॉलिटिकल बैकलैश भी हुआ है। काफी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी इनको वैसे क्रिटिसाइज किया है इस पर। एक और खबर आई कोरोना वायरस को लेकर कि कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो डेथ की जो फिगर है वो बहुत अंडर काउंटेड है, और कुछ कह रहे हैं कि अभी जो 4.18 लाख की जो फिगर दिखा रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा फिगर हो सकती है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको खारिज कर दिया और बोला है कि ये जो एक्सेस डेथ है वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई है, किसी और भी चीज की वजह से हो सकती है। तो एसेंशियली इस वीक में हमको दिखाई दिया कि गवर्नमेंट कोई भी क्रिटिसिज्म आ रहा है उसको बस डिनाई कर रही है, मतलब सीधे इस तरीके से। फिर गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ी वैक्सीन की ऑर्डर लगाई है अभी अगस्त दिसंबर तक। काफी स्टेट्स में शॉर्टेजेस जो पहले रिपोर्ट हुए थे वो उनको पूरे करने की कोशिश करें, तो 660 मिलियन वैक्सीन के डोजेस ऑर्डर किए हैं, और उम्मीद ये है कि अभी हमारा वैक्सीनेशन का रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। एक और कुछ छोटी छोटी खबरें हैं, पर एक इम्पोर्टेंट घटना हुई। दानिश सिद्दीकी जो कि पुलिट्जर प्राइज जीतने वाले एक फोटोग्राफर थे, रॉयटर्स में काम करते थे, उनका निधन हो गया। अफगानिस्तान में वो वॉर कवर करने गए थे, वहां पर उनको मारा गया तालिबान के द्वारा। उनकी बॉडी भारत में लाई गई और हमने इस पर काफी रिपोर्टिंग भी की है कि कैसे प्रेस क्लब में उनको किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई, और उनका जामिया में जो उनकी बॉडी जो बेरी की गई तब क्या हुआ। तो वो जरूर रिपोर्ट्स पढ़ी है न्यूज लॉन्ड्री पर। आखिरी एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। मोहन भागवत ने एक स्पीच दिया, उसमें उन्होंने कहा कि सीए एनआरसी की वजह से कोई मुस्लिम को निकाला नहीं जाएगा, पर उसी स्पीच में उन्होंने ये भी कहा कि 1930 से लेके अभी तक मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है और उसके लिए कुछ करना चाहिए करके। तो ये सुर्खियां है। कुछ और ऐड करना चाहेंगे शार्दुल या अतुल सर? शार्दुल? हाँ, दो छोटी छोटी चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट थी अगर आप देखें तो। पहला तो ये कि अफगानिस्तान के एनवॉय की बेटी को पाकिस्तान में अगवा कर लिया गया और उन पर मेजर असॉल्ट हुए। दिस इज मतलब ये एक तरह का एस्केलेशन है। आमतौर पे एनवॉयज दूसरे कंट्रीज के उनके घर वालों और एम्प्लॉयज को छुआ नहीं जाता। दूसरा इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही सैड केस था कि एक 108 साल के व्यक्ति की मौत हो गई और उनका केस तभी भी लंबित था सुप्रीम कोर्ट में। ये केस 1968 से चल रहा था, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के ऊपर। अल्टीमेटली जब उन्हें सुनवाई मिली उससे पहले वो गुजर गए। तो ये एनडीटीवी पे आई थी ये एक रिपोर्ट, बट यू शुड रीड किया उन्होंने हालांकि। हाँ, मतलब आप हमारी न्याय व्यवस्था कैसे चलती है इसको देखने के लिए खबर जरूर पढ़ें। ठीक है, हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, और जो कि जैसा मेघनाथ ने भी बताया कि हमारी जो सबसे चर्चा के केंद्र में रहने वाला है वो पेगासस जासूसी कांड ही उसके चर्चा में रहने वाला है। भारत के संदर्भ में बात करें हम तो बड़ी संख्या में इसके जो शिकार लोग हैं उसमें जर्नलिस्ट हैं। 40 के करीब जर्नलिस्टों का नाम सामने आया, जिसमें से 9 लोगों ने तो अपने जो मोबाइल थे उनकी फॉरेंसिक जांच भी हुई और ये पाया गया कि हाँ उसमें उसकी जासूसी की गई है। तो स्वाति, आप लगातार इस चीज को देखते आ रहे हैं, आपने मतलब कई सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक्सटेंशन जैसा है, चाहे ट्रोल आर्मी हो, आईटी सेल हो, जासूसी हो, ये सारी चीजें इनके जरिए वो एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसका हिस्सा है ये सारी चीजें, जिसके जरिए नजर बनाए रखने की कोशिश हो रही है। तो पहले भी आपने देखा, मैंने कहीं देखा था आपके कुछ ट्वीट्स और ये कि आपको ये लग रहा था जब ये भीमा कोरेगांव मामले में सबसे पहले सामने आया कि इस तरह के कुछ जासूसी के ऑपरेटर्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं उन लोगों की जासूसी के, तब आपने कहा था कि बहुत सारे और लोगों को भी इस तरह से ट्रैप किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, ऐसे और पीड़ित भी होंगे। वो बात कमोबेश अब सही निकली। तो आप इतने जो पिछले 2 सालों में 3 सालों में जब से ये चर्चा शुरू हुई, आपको लग रहा था कि ये चीज तो आने वाली है, ये तो होगा ही होगा? मुझे देखिए पूरा विश्वास था कि ये हो रहा है, और ये अभी से 2 साल तो हमको अभी पता चला है पेगासस की वजह से। और मेरा फोन भी उन फोरेंसिक एनालिसिस के बाद पता चला कि मेरे पुराने इंस्ट्रूमेंट में कुछ था, इनका कोई उसका एक जिसे कहते हैं वायरस था। लेकिन बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि 7 साल हो गए हैं। हम अभी तक अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहते हैं, बड़ी गर्व से कहते हैं, लेकिन क्या इन 7 सालों में जिस तरह से एक ट्रोल आर्मी
भारत के सिटीजन्स को अटैक कर रही है, जो डेमोक्रेसी में जायज है। अगर मैं एक पत्रकार हूं, मैं एक खोजी पत्रकार हूं, अगर मैं अपना काम कर रही हूं तो एक डेमोक्रेसी में सरकार को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस लेवल की परेशानी कि उन्होंने एक खोजी पत्रकार को एक आतंकवादी बना दिया, क्योंकि जो ये पेगासस सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर है, ये मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है। वो कंपनी खुद कहती है that it is used to track terrorists. Now, am I a terrorist? Are my other journalists, my colleagues, who have also been, I can't say tapped, because वो तो बड़ा छोटा शब्द होगा, जिनके फोन हाईजैक हुए हैं, क्या वो लोग सब लोग आतंकवादी हैं? मतलब ये सरकार कर क्या रही है? एक तरह से हम लोग अपना लोकतंत्र खो रहे हैं। हम उन मेढकों की तरह हैं जिनको धीरे धीरे उबाले जा रहे हैं मोदी जी, और अब सिर्फ नाम भर रह गया है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को देखिए, किसी भी पिलर को देखिए, मुझे बताइए कि इलेक्शन कमिश्नर, उनके ऊपर आप जासूसी कर रहे हैं, तो इलेक्शन 2019 का कैसे फ्री ऑफ एयर था? सीबीआई डायरेक्टर जो आपके खिलाफ एक इंक्वायरी करने वाले बहुत बड़ी डील में, राफेल डील में, उनकी आप खुफिया स्नूपिंग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब एक महिला जिसने कहा कि उसका शोषण हुआ है, जो पीड़ित है, उसके ऊपर 11 आपने स्पाई कैमरा लगा दिए। तो ये पावर इम्बैलेंस कितना है? मैं एक पत्रकार हूं, एक छोटी सी पत्रकार हूं, ये पूरी भारत सरकार जिसके पास इतनी ताकत है, वो मेरे पीछे पड़ गई हर तरह से। और किस लिए? क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और एक आपने जिक्र किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का इसमें शामिल कर लिया आपने। इलेक्शन कमीशन, जो पूर्व अशोक लवासा है, पूर्व चुनाव आयुक्त, उनका भी नाम इसमें आया। चीफ जस्टिस का जिक्र आया इसमें। अब सीबीआई के के साथ जो चल रहा था विवाद, उसमें उनका भी नाम है। उन लोगों के भी जासूसी की बात आ रही है। अनिल अंबानी एक बिजनेसमैन है, उनका भी नाम आ रहा है इसमें। कर्नाटक में जो सरकार की अदला बदली हुई, गिराई गई और नई सरकार बनाई भाजपा ने वहाँ फिर से, उसमें भी इसी के जरिए जासूसी की बात आई। अब ये एक तरह से सर्विलांस स्टेट की बात जो कही जाती है, केवल उन चीज़ों की ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन कमोबेश हर वो आदमी जो पत्रकार हुए, नौकरशाह हो गए इसमें, और हमारा इलेक्शन कमीशन हो गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से देखें तो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समय ये सारी जासूसी हो रही थी उसके बाद उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, निर्णय दिए हैं एग्जैक्टली सरकार के फेवर में। अब हम कायदे से उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है उन फैसलों पर उंगली उठाना, लेकिन इन तथ्यों के सामने आने के बाद, ये फैक्ट्स जो हमारे सामने हैं, उसके बाद उन फैसलों पर भी उठते हैं सवाल। तो सर्विलांस स्टेट की जो एक कॉन्सेप्ट है, जो ऑरवेलियन स्टेट जिसकी बात कभी जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी एक किताब में की, अपने एक नॉवेल में की है, उस स्थिति में हम एक तरह से जी रहे हैं। बिल्कुल जी रहे हैं। मतलब बिग ब्रदर इज नॉट ओनली वॉचिंग। पहले तो बिग ब्रदर सिर्फ देखता था, अब बिग ब्रदर के पास ऐसी चीजें हैं, ऐसी वेपन्स हैं कि बिग ब्रदर चाहे तो मेरे कंप्यूटर में, मेरे फोन में, मतलब हमारे जो भी टेक्निकल टूल्स हैं जिससे हम अपना काम करते हैं, उसको इन्होंने वेपनाइज किया है हमारे खिलाफ। अब हम लोग भीमा कोरेगांव की बात करें, वो 3 फोरेंसिक स्टडीज ने एस्टैब्लिश किया है कि वो मैलवेयर उनके कंप्यूटर में डाला गया। आप मुझे बताइए, कल मेरे कंप्यूटर में ऐसा कुछ मैलवेयर मिल जाता जो इनको बहुत पसंद आता है कि प्लॉट टू किल पीएम मोदी, तो मैं किसी से मिल रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं और चलिए मेरे एक 2-3 दोस्त जो ऑलरेडी जिनका फोन भी सर्वेल हो रहा है, हम सबके खिलाफ एक साजिश बना देते। इस सरकार को साजिश बना के लोगों को जेल भेजना बहुत ज्यादा पसंद है। तो अभी मैं एक और बात कहना चाहूंगी, अभी तो हमें सिर्फ पेगासस का पता चला है, क्या पता कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कोई और स्पाईवेयर यूज कर रहे हो, कि ये इतना महंगा है। $8 मिलियन US लगते हैं 50 फोन्स को सर्वेल करने में। ये हमारे टैक्स पेयर्स का खर्चा कर रहे हैं हम पे जासूसी करने के लिए। तो ये किस तरह की सरकार है? और मान लीजिए कल निकल के आए कि कुछ और भी कर रहे हैं, कोई और सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, मुझे कई लोगों ने बताया है, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगी। बहुत दुख की बात है कि आपने, जैसे आप मुझे लेजिटिमेट टारगेट समझ रहे हैं क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, मैं आपकी जिसे कहते हैं आपकी चीजों को एक्सपोज करती रहती हूँ। मेरे पास पूरी लिस्ट ऑफ स्टोरीज है जिसमें ये लोग काफी नाराज हुए। जैसे अजीत डोभाल जो इनके एनएसए हैं, उनके पुत्र एक फाउंडेशन चला रहे हैं जिसमें बहुत सारे सरकार के मंत्री डायरेक्टर्स हैं। क्लियर केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल। लेट अरुण जेटली, जब पूरा मीडिया चुप हो गया था, एक उमार्टा बना लिया था, जब उनकी किडनी रिमूव हो रही थी, 6 महीने देश में कोई फाइनेंस मिनिस्टर था ही नहीं, लेकिन हमारा पूरा मीडिया चुप था।
तो मैंने ये चुप्पी तोड़ी, मैंने इस पे स्टोरी की थी। फिर उनका बाद में कैंसर, हमारे एक सबसे बड़े रेवेन्यू के अफसर हसमुख आधिया, उनके घर में लोग गोल्ड बिस्किट दे गए, उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की। तो मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार मुझसे नाराज क्यों है। लेकिन मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, उन्होंने क्या किया, मेरे सोर्सेस, मुझे सबसे ज्यादा दुख तो अपने सोर्सेस के लिए है कि जो मुझ पे विश्वास करके मुझे ये सब कहानियां देते थे, खोजी पत्रकार को देते थे, आज उन बेचारों का क्या हाल होगा। आपने एक तरह से तो मेरा पूरा एक जर्नलिस्ट का जो पूरा सिस्टम होता है, आपने उसी को तबाह कर दिया। ठीक बात। अतुल सर, एक छोटा सा जोड़ना चाहूंगा, जो स्वाति ने जो मेंशन किया कि पेगासस के अलावा दूसरे भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो एक और मेंशन करना चाहूंगा कि नेटवायर करके एक कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर भी है, जो स्वाति ने जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस का जिक्र किया उसी से निकल के आया कि रोना विल्सन और सुरेंद्र गडलिंग के कंप्यूटर में वही जो हैकर है वो नेटवायर यूज करके 30 फाइल एक ही 20 मिनट के पीरियड में 2017 में डंप करके चला गया। और मैं 2017 बोल रहा हूं, जबकि भीमा कोरेगांव का जो इशू हुआ था वो 2018 के एंड में हुआ था। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भीमा कोरेगांव जो केस में इनको अरेस्ट किया गया है एल्गार परिषद के, उसके 1 साल पहले वो हैकर उनके कंप्यूटर में एक्टिव था। तो यानी वो 1 साल पहले से ये सारी एक तरह से उनको इस तरह से फंसाने की कोशिशें या वो कहानी गढ़ी जा रही थी। बिल्कुल। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं मेघनाथ, स्वाति ने भी उसी का जिक्र किया, मैं उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाह रहा हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो जासूसी के पेगासस के जरिए जासूसी की बात है, ये ऐसे सुनने में लग सकता है लोगों को कि बहुत इंडिविजुअलिस्टिक मामला है किसी एक को। एक तो ये है कि थोड़ा सा उन लोगों को अगर समझाना है हमें, तो जो लोग बहुत लीनियर या बहुत ही सुपरफिशियल ऊपर से इस चीज को इस तरह से देखते हैं कि हाँ, अगर आप गलत नहीं है तो आपको किस चीज का डर है। किस चीज का डर नहीं होता है, स्टेट की क्या सीमाएं हैं, स्टेट के क्या अधिकार हैं और लोगों के क्या अधिकार हैं, उसमें कहाँ लाइन खींची जाती है, वो लाइन ब्लर हो गई है यहाँ पे, उस लाइन का अतिक्रमण हो गया है। क्योंकि सब लोग ये जो इनके जिनको पन्ना प्रमुख कहते हैं, वो सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ डरना, अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, छुपाने की बात नहीं है। हाँ, तो ये एक तरह के मूर्खतापूर्ण तर्क है, ये स्टुपिडिटी की इंतहा है। क्योंकि अगर आपने मेरा मोबाइल हैक कर लिया, मैं अपने पत्नी से किस तरह की बात करता हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बात करता हूँ, मैं अपने सोर्सेज से क्या बात करता हूँ, मैं अपने माँ बाप से किस तरह की बात करता हूँ, और मैं अपने न्यूज रूम में क्या पॉलिसी बना रहा हूँ या क्या स्टोरी डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारी चीजें एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। तो इस चीज को बहुत इसके रिपरकशन असीमित हैं। मतलब हम तो कुछ जहां तक सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसके भी पार जाती हैं ये चीजें। न्यूज रूम की इंटेग्रिटी खत्म हो गई। मैं चाहूंगा कि स्वाति और मेघनाथ और शार्दुल तीनों लोग इस पर अगर अपना कमेंट बारी बारी से दें कि एक व्यक्ति के अगर आपने मोबाइल को हैक कर लिया एक न्यूज रूम में, जिसमें कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिसमें सारी चीजें डिस्कस होती हैं, तो सिर्फ एक आदमी को कॉम्प्रोमाइज करके आप पूरे न्यूज रूम की इंटेग्रिटी को खत्म कर देते हैं, या उसकी प्राइवेसी को, उसकी अपनी जो उसकी सुरक्षा है, सब खत्म हो जाती है। इस पर मैं चाहूंगा कि इसके जरिए जो मीडिया को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर देने के खतरे हैं, उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों की बात जानी जाए। अतुल सर, यहाँ पे ना मैं जस्ट सिंपली समझाना चाहूंगा कि ये सॉफ्टवेयर कितना पावरफुल है और कितना सोफिस्टिकेटेड है। मैं जो नेटवायर की बात कर रहा था वो कमर्शियली अवेलेबल है, तो वो कोई भी खरीद के, मैलवेयर है, इसको मैलवेयर कहते हैं। ये जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो ये इजरायली कंपनी जिसका नाम है NSO, इन्होंने डेवलप किया है। और ये NSO जो है, इजराइल भी इसको वेपन की तरह क्लासिफाई करती है, जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको। तो अब इन्होंने ये सॉफ्टवेयर वेटेड गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड सबको दिया था। तो 45 कंट्रीज में इसके ट्रेसेस मिले हैं अभी, और इंडिया उनमें से एक है। तो NSO तो कहते हैं कि हम ये बस गवर्नमेंट को ही बेचते हैं, और जैसे स्वाति कह रही थी, ये इतना एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, 50 लोगों को हैक करने के अगर आपको $8 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे तो गवर्नमेंट ही अफोर्ड कर सकती है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट इसको खरीदती है। अब होता क्या है कि जब ये सॉफ्टवेयर अगर आपके फोन में आ गया, तो ये आपका एक तो माइक्रोफोन ऑन करता है, आपका कैमरा ऑन करता है, और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। मतलब ये जो आप सिग्नल या फिर ये कोई भी एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर जो भी यूज करते हो, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो या कर रहे हो, वो सीधा जो जिसने वो प्लांट किया है उसकी तरफ चला जाएगा। ऊपर से वो आपके टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ सकते हैं, आपके ईमेल पढ़ सकते हैं, आप किसको कॉल कर रहे हैं वो देख सकते हैं, लोकेशन शेयरिंग हो सकती है। तो
अगर आप किससे मिल रहे हैं, कब कब मिल रहे हैं, किसको फोन कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ उनको पता चल जाएगा। तो स्वाति ने जैसे कहा कि ये जो एक फोन है उसको एक वेपन बना के जैसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए आपने पैसा खर्च करके एक आईफोन खरीदा, इतना महंगा फोन है, और वही फोन अगर ये लोग यूज करके कोई और इसका इस्तेमाल करके आपके खिलाफ यूज कर रहा है, तो ये सरासर गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और डिस्टिंक्शन डालना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट कहती है कि हम बस ये सर्वेलेंस जो है वो लीगल तरीके से करते हैं। अब ये लीगल तरीके से सर्वेलेंस वो टेररिस्ट और इनका एक्सट्रीम सिचुएशंस में होता है कि आपको एक टेररिस्ट मॉड्यूल बस्ट करना होगा, ड्रग मॉड्यूल बस्ट करना होगा, वो करना होगा। अभी तक के जब जो भी नाम आए हैं वो ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, वो किसी और ही काम के लिए यूज करना है। तो ये जो तर्क बताते हैं कि अरे आपके पास कुछ हाइड करने के लिए नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप सोचिए मैं क्यों बताऊं गवर्नमेंट को मैं बेडरूम में क्या करता हूँ, मैं क्यों बताऊं मेरा पेट कितने बार खराब होता है बाथरूम में, वो भी तो पता चल जाता है ना उनको। इसलिए वो इसलिए जानना चाहते हैं कि आप लव जिहाद तो नहीं करे, तब योगी आ वही जाएंगे। मतलब वही ना स्वाति की एसेंशियली ये बात नहीं है कि मेरे पास कोई हाइड करने के लिए नहीं है, पर गवर्नमेंट कुछ भी मेरी निजी इंफॉर्मेशन यूज करके मुझे ब्लैकमेल भी तो कर सकती है। बिल्कुल मेघन, हमारी प्रिवेसी तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। ठीक है, ये सरकार जर्नलिस्ट को एंटी नेशनल कहती है, हमें और लिस्ट में डालती है, लेकिन हम भारतीय सिटीजन्स हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ये सरकार एकदम रौंद रही है वो हमको प्रॉमिस देता है ऑफ आवर प्रिवेसी। इससे ज्यादा खराब इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी क्या हो सकती है कि एक महिला पत्रकार अपने बेडरूम में क्या कर रही है, किससे मिल रही है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी वायर के लिए जब इन्होंने इनको आलोक वर्मा को सैक किया था पोस्ट मिडनाइट कू में सीबीआई से, जब वो राफेल देखने वाले थे कि उनके घर के बाहर 4 आईबी के अफसर पकड़े गए स्नूपिंग करते हुए, वो अरेस्ट हुए। अब इनको पता, अगर इनको मेरा फोन तब सर्वेल हो रहा था, इनको पता चल जाएगा किसने मुझे बताया। आप सोचिए उस आदमी का जिसने नेशनल इंटरेस्ट में, नॉर्मली आपके सोर्सेज जब कुछ लीक करते हैं तो उनको लगता है कि वो एक इंडिया की मदद कर रहे हैं, किसी चीज को जग जाहिर कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, तो उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया होगा जब इनको पता चला कि किसने वो खबर मुझे किसने दी थी। जब मैं ये सब सोचती हूँ मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है और बहुत बहुत दुख होता है। ये खतरे तो बहुत पैदा हो गए हैं कि आपके सोर्सेस पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे और फिर उनके साथ क्या किया जा सकता है, सरकार उसके लिए बदनाम है। शार्दुल, आप अपनी शुरुआती बात अपना रखें इस पूरे प्रोग्राम पे और फिर हम इसके और भी पहलुओं पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। जी अतुल, जो आपने न्यूज रूमर वाली बात की ना, उससे पहले एक और चीज टेक्निकल बताना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर पब्लिक को समझने के लिए आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो iOS हो या एंड्रॉइड हो, कि उन कमियों को एक्सप्लॉइट करता है जिसके बारे में अभी उन कंपनियों को भी नहीं पता। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो बनाते हैं उसके स्ट्रक्चर में जो कमियां अभी वो गूगल और एप्पल नहीं जानती हैं, उसे एक्सप्लॉइट करता है। और गूगल में तो ये अपने आप को पूरी तरह से मिटा देता है, कोई ट्रेस नहीं बचते। एंड्रॉइड में, iOS में कुछ ट्रेस बच जाते हैं जिनसे ये पता चला है हमें। तो अगर आप बहुत ज्यादा आईफोन्स के बारे में सुनते हैं तो ऐसा मत समझिए कि एंड्रॉइड पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड्रॉइड पे एक बार उसने अपने आप को मिटा दिया तो फिर उसको ढूंढना लगभग असंभव है, अभी तक नहीं ढूंढा, ये दिक्कत है। अच्छा, जो आपने निजता की बात की थी, तो देखिए जब निजता के अधिकार की कुछ वर्ष पहले बात हो रही थी तो निजता को हमारे देश में कभी सामाजिक महत्व नहीं दिया गया। जैसा कि आप सभी लोग बता रहे, लोग कहते हैं आपको अगर कुछ छुपाना नहीं है तो आप डरते क्यों हैं। बात ये नहीं है, कानून ऐसे चलता है कि जब तक आवश्यकता ना हो आप किसी के जीवन में इंटरफेयर ना करें, दखल नहीं देंगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, पुलिस हो। ऐसा नहीं है कि आप सबको हर समय देख रहे हैं कि नहीं कोई भी कभी भी गलती करेगा। आप सबको दोषी मानकर नहीं चलते, आप सबको निर्दोष मानकर चलते हैं। तो ये जो तर्क पेश किया जा रहा है तो मूर्खतापूर्ण है ही। एक चीज और, इस मामले के अकाट्य सत्य क्या है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हो रही हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, लेकिन अकाट्य सत्य क्या है? पहला, जैसा मेघनाथ ने बताया कि पेगासस को एनएसओ इजराइल सरकार की मर्जी के बिना नहीं बेच सकता। ये एक हथियारों की सेल है जो सरकारें सरकारों को करती है, जैसे राफेल है या जैसे रेडार सिस्टम है, वैसे ही। दूसरा अकाट्य सत्य है कि भारत के कुछ लोगों पर जो उस लिस्ट में आए उन पर पेगासस का इस्तेमाल हुआ, ये भी कंफर्म हो गया है। और तीसरा, जो आपने बात कही और स्वाति ने भी, किसी भी पत्रकार के लिए, जो न्यूज रूम से जुड़ी आप बात कह रहे थे, सोर्सेस सबसे अमूल्य चीज है।
और अगर इनफैक्ट कई बार तो सोर्सेज आप अदालत को भी नहीं बताते, क्योंकि ये हमने सिस्टम सिलेक्ट किया है ना जनतंत्र का, कि पत्रकारिता को इतनी स्वतंत्र देना जरूरी है, तभी वो पावर स्ट्रक्चर्स को सवाल उठा पाएगा। अगर न्यूज रूम की गतिविधि पे पीछे से बिना किसी के पता चले सरकार अगर नजर रख पा रही है, तो इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या होगी? और इससे बड़ा इंडिकेशन क्या होगा कि वो केवल और केवल नैरेटिव बेस्ड चल रही है, अपने काम पे आंकलन नहीं चाह रही। वो ये चाह रही है कि जो भी हमारा जरा सा भी विरोधी हमें लगता है, उसके क्या मापदंड है हम नहीं जानते, यही तो हम पूछ रहे हैं सरकार से, या किसी तरह से इंक्वायरी करिए कि भाई ये क्यों हुआ। लेकिन उसके जो भी मापदंड हों, ये बहुत ही ज्यादा असुरक्षित मानसिकता, इनसिक्योर और विंडिक्टिवनेस को दिखाता है। विंडिक्टिवनेस को, बिल्कुल। आप बदले की भावना से और इसके अलावा बहुत ही असुरक्षित हो तो आप सब पर नजर, क्योंकि आपको हर आदमी अपने खिलाफ षड्यंत्र रचता हुआ दिखता है ऐसे तो ये तो एक वजह हुई। अच्छा, एक और चीज मेघनाद से भी मैं जानना चाहूंगा, मेघनाद, कि 2018 में एक बिल इस बाबत सरकार ने, तो ये सरकार की नीयत के ऊपर बहुत सारी रोशनी डालता है। ये उस बिल, मेरे ख्याल से 2018 में बिल आया था जिसमें सरकार ने ऑथराइज किया था 10 एजेंसियों को लीगली लोगों की टैपिंग करने का, फोन और निगरानी करने के अधिकार देने की बात उस बिल में थी, अगर आपको याद हो। और हालांकि उसमें फिर भी था कि उसमें बहुत सारे चेक एंड बैलेंस थे, लेकिन नीयत वही थी सर्विलांस की। उसमें ये था कि बिना किसी हायर अथॉरिटी को, और उसके लिए परमिशन की जरूरत होगी, पहले से भी थे, लेकिन उसको और सोफिस्टिकेटेड करने की कोशिश थी उस बिल में। वो बिल अभी भी शायद मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया गया था, लेकिन उस पर कोई अभी प्रोग्रेस नहीं है कोर्ट में। इसके बावजूद इस तरह की चीजें, मतलब एक तो ये है कि जिसका इशारा किया स्वाति ने कि पब्लिक मनी, इतनी बड़ी मनी का इस्तेमाल हो रहा है इसको लेने के लिए, तो सरकार इतनी बड़ी पब्लिक मनी खर्च करके और पार्लियामेंट में उस छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे रही है कि क्या पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है, किसी एजेंसी ने खरीदा है भारत में या नहीं खरीदा है। इस एक छोटे सवाल का जवाब 2 साल में अभी तक सरकार ने, पार्लियामेंट के सेशन 2 आए, कितने आए गए, लेकिन उसका जवाब नहीं है हमारे पास। वो बताने से क्यों डर रही है। और दूसरा, उसकी वो जो बिल था, जिन 10 एजेंसीज को दिया गया था, उसके बावजूद इसकी जरूरत पड़ी, तो कहीं ना कहीं उससे काम नहीं चल रहा था, ये मैसेज है। सर, आप जो बिल बात कर रहे हैं वो आई थिंक डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, डेटा प्रोटेक्शन बिल के अलावा एक इन लोगों ने उस समय 2018 में पास किया था ना। अभी वैसे अतुल, ऐसा ये हाल है कि अबाउट 6-7 एजेंसीज कर सकती हैं, जिनमें सीबीआई, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और उनको लिखित परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे अगर सेंट्रल हो तो होम सेक्रेटरी से, और वो टैप सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है। तो अभी स्थिति ये है। हाँ, ये एक्चुअली ऑर्डर्स पास किए थे एक्चुअली सर, ये बिल नहीं था, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गया था। एग्जैक्टली। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जो साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन है उनका, उन्होंने दिसंबर 2018 में एक रूल्स पास किए थे। इन्होंने, जैसे स्वाति ने बोला, तो उसमें 10 एजेंसीज है। एक तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कैबिनेट सेक्रेटरीट जो कि रॉ है वो, और डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, वो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली, और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। इन 10 जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्नूपिंग करने के लिए परमिशन दी थी। और इसका एक्चुअली मैं डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि 2018 में ही उन्होंने 2019 में, नेक्स्ट ईयर, उन्होंने एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया था जो एक्चुअली यही सिचुएशन में लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है। और वो जो बिल है वो कल ही उसको स्टैंडिंग कमेटी ने एक बार फिर एक्सटेंड कर दिया है उसका रिपोर्ट देने के लिए, विंटर सेशन 2021 तक। तो मतलब आप सोचिए कि ये स्टैंडिंग कमेटी के पास अभी भी है, और 2 साल हो गए हैं, इस पे कोई आपको मूवमेंट नहीं दिखाई दी है। तो ये जो, मुझे लगता है ये जो सर्वेलेंस का मामला है, इसमें आपको, वही मैं पहले भी डिस्टिंक्शन कर रहा था, एक तो रीजनेबल सर्वेलेंस होता है। जैसे अगर आप ट्रेडिशनल सर्वेलेंस की बात करें तो ऐसे होगा कि कोई आपको सस्पेक्ट दिखाई दिया और आप उनका पीछा करना शुरू कर दिए, वो भी एक तरीके का टारगेटेड सर्वेलेंस है।
राइट। तो वो पुलिस करती है, वो पुलिस एजेंसीज करती है। अब ये डिजिटल सर्वेलेंस उसी का एक एक्सटेंशन होना चाहिए, ये हमको याद रखना चाहिए कि अगर कोई सस्पेक्ट है और आपको उसके खिलाफ एविडेंस है कि इन्होंने कुछ काम किया है जो या तो क्रिमिनल है नेचर में या फिर हमारे देश को कुछ नुकसान पहुंचाता है जैसे कि टेररिज्म, तो उस हिसाब से उनका सर्वेलेंस किया जाता है। पर अभी जो नाम आए हैं वो ऐसे लोग नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचिए एक जो स्टोरी आई थी उसमें ये था कि प्रहलाद पटेल जो बीजेपी के ही मिनिस्टर है, उनके कुक और गार्डनर के फोन में भी पेगासस घुसाया गया पोटेंशियली। अगर मैं पोटेंशियली बोल रहा हूँ क्योंकि उनका नाम था उधर, लेकिन ये पता करना कि एक्चुअली वो इन्वेजन हुआ है नहीं हुआ है वो बहुत डिफिकल्ट है, जैसे शार्दुल ने बताया। इक्विपमेंट की किसी फॉरेंसिक टेस्टिंग नहीं हुई हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और एक इंस्टेंस देना चाहूंगा प्रशांत किशोर का। अब प्रशांत किशोर के केस में उन्होंने उनका फोन बार बार फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा था, और जब वो 14 जुलाई तक, मतलब अभी एक हफ्ते पहले तक वो पेगासस उनके फोन में एक्टिव था, और वो तब भी राहुल गांधी से मिलने गए थे, तब वो पेगासस उनके फोन पर एक्टिव था। मतलब आप सोचिए कि 2018 से लेके 2021 तक इसका यूज हमको अभी दिखाई दे रहा है अलग अलग पीरियड्स में। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आई जो कल निकली थी, जो कि सीबीआई के बारे में थी, जो स्वाति भी बात कर रही थी। तो वहां पे सीबीआई डायरेक्टर के फोन में भी पेगासस मतलब उनका नंबर था वहां पे। और ये जब हुआ था, जब वो सीबीआई का जो मामला हुआ था, जब वो उनको ओवरनाइट निकाला गया था और फिर किसी और को अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सीधा, घंटों बाद उनका नाम वहां पे लिस्ट में ऐड किया गया। तो आप सोचिए कि ये जो पूरी प्रक्रिया है पेगासस के यूज की या फिर सर्वेलेंस की, तो ये जो है वो एक तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ही कर सकती है, और दूसरी ये चीज है कि ये बस पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए और पावर रखने के लिए अभी इसका इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। स्वाति से भी जान लेते हैं। स्वाति, ये मेघनाथ ने काफी डिटेल में इस बारे में बताया, फिर भी एक और चीज इसमें अगर जानना चाहें हम, कि वो जो तरीके थे, जो ऑर्डर पास किया था होम मिनिस्ट्री ने, जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं, वो तरीका जो था वो उसकी लिमिटेशंस थी कि आप किसके ऊपर उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके लिए आपको अथॉरिटीज से परमिशन भी चाहिए, और कब तक करेंगे उसको फॉलो करेंगे, या कब तक नजर रखेंगे, और कब हटना पड़ेगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड आनी थी। अभी क्या है कि कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, और अब पेगासस के जरिए आप फुल आराम से कर सकते हैं, और पार्लियामेंट तक को आप, और ये इतनी बड़ी चीज है कि आपको पार्लियामेंट को भी आप नहीं बता रहे हैं कि वो इस्तेमाल कौन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंटेंशन जो है वो क्रिमिनल इंटेंशन की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। हम लोग जब कहते हैं अनऑथराइज सर्वेलेंस, तो पूरी बात उसी में आ जाती है। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ, मैंने स्टोरी की थी इंडियन एक्सप्रेस में कि वॉच एंड वार्ड स्टाफ जो होता है पार्लियामेंट का, उसमें 2 आईबी के लोग थे, और एक आईबी के जिसे कहते हैं ऑफिशियल ने एक अखबार का क्रेडेंशियल लिया हुआ था। उस स्टोरी से पार्लियामेंट में अप्रोर हो गया कि भाई हम पे सरकार क्यों नजर रख रही है। काफी पुरानी स्टोरी है आपकी काफी। जी, लेकिन यहाँ तो ये हाल हो गया है कि किस पे सरकार नजर नहीं रख रही। और मुझे एक चीज बताइए कि चाइना ने अभी हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई की है, क्या हमको उन पे नजर रखनी चाहिए? ये सब हमारा पैसा है, ये टैक्स पेयर पैसा है, जो एक डेमोक्रेटिक सरकार इस तरह से अपने पर्सनल गेन्स के लिए। अब प्रशांत किशोर किस तरह क्या रणनीति बना रहे हैं किसी भी इलेक्शन के लिए, इसको आपको या मुझे जानने की जरूरत नहीं है, ये जानने की जरूरत सिर्फ अमित शाह और मोदी को है। तो जिस तरह से पूरे देश का जो ढांचा है, हर जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसको एक तरह से अंदर से एकदम खोखला बना दिया गया है कि आप पूरा देश एक तरह से आपने सील लिफाफा बना दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां पे उस पे एक टिक लग जाएगी। तो ये जो सील लिफाफा है, ये डेमोक्रेसी के बहुत खिलाफ है, और हम सबको, पत्रकारों को, जस्टिस सिस्टम को, सरकार के ऑफिशियल्स को, वी नीड टू फाइट बैक। मुझे कोई नॉर्मल चैलेंज नहीं है ये। आज मुझ पे 24/7 सर्वेलेंस हो रही है कि मैं दाल चावल खा रही हूँ या मैं पास्ता खा रही हूँ। मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरे देश के साथ हुआ है। इस सरकार ने बैड फेथ में एक पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को अटैक किया है। बिल्कुल। ये 2 और छोटी छोटी चीजें, शार्दुल आप थोड़ा सा आप भी अपनी इसमें राय रखिए। एक तो ये है कि जो लोगों के नाम सामने आए हैं वो एक तरह से हुज हू टाइप हैं लोग,
ठीक ठाक लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हैं, नौकरशाह हैं या फिर जर्नलिस्ट भी हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है, उनके साथ, तो आम आदमी के साथ अगर ऐसा होगा, या आम आदमी मतलब वो लोग भी उसके बावजूद इतने साफ सुथरे प्रमाण होने के बावजूद किसी तरह का अप्रूव, किसी तरह का गुस्सा उस तरह से नहीं दिख पा रहा है जो कंसोलिडेट हो पाए। उल्टे दूसरे तरह की बेहयाइयां दिख रही हैं, उसको खारिज करने की एक प्रवृत्ति दिख रही है। आम लोगों की बात अगर की जाए, वो ऐसे में फंस जाएगा तो उसके लिए क्या, उसके लिए रेमेडीज क्या है, कैसे उसकी निजता का तो कोई अब महत्व तो बचा ही नहीं। एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि अगर लीगल रेमेडीज की बात करें, ये सवाल स्वाति, इंडिविजुअल स्तर पे भी लोग कोशिश कर सकते हैं, कोर्ट का रुख कर सकते हैं, उसकी जांच की मांग कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन आप लोगों ने तलाशा है जिन लोगों के आप लोगों के नाम आए हैं, या और तमाम लोगों के नाम जो जर्नलिस्ट के आए हैं? देखिए, आरएसएफ जो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स है, जिसका मुझे करेज प्राइज मिला था, मेरी किताब आई एम अ ट्रोल इनसाइड द बीजेपी सीक्रेट डिजिटल आर्मी, उन्होंने कहा है कि जिस भी देश में, इंडिया में नहीं, जहां जहां पे ये पत्रकारों के साथ हुआ है, वो स्यू करना चाहते हैं पेगस को और सरकारों को इन द यूएस और द यूके, जहां पे प्रिवेसी इज समथिंग व्हिच इज स्टिल टेकन वेरी सीरियसली। तो एक तो वो है, मुझे नहीं लगता, मैंने कई बार कोशिश की है आईटी सेल के खिलाफ भी यहाँ पे कोर्ट जाने में, अपना हमारा सिस्टम इतना स्लो है और एक तरह से इतना इन्फेक्टेड है अब एक दिस मोदी वायरस से कि कुछ नहीं होता। बिल्कुल। शार्दुल? देखिए, तो आम आदमी के लिए तो कोई रिसोर्स है नहीं, ये बात सत्य है। पहली बात, उसको पता कैसे चलेगा उसके फोन की स्नूपिंग हुई है? उसके पास तो एमनेस्टी इंटरनेशनल से चेक कराने का जरिया है नहीं। और कोई अगर पत्रकार संस्था, जैसे भारत में इसका पार्ट थी द वायर भी को भी कितने लोग अप्रोच कर पाएंगे, और वायर कितने लोगों के फोन की जांच करवा पाएगी? तो ये एक समय है। अच्छा, इससे एक जुड़ी हुई बात और, 2019 में जब ये मामला उठा था तो व्हाट्सएप ने एनएसओ को सू किया था यूएस के अमेरिका के कोर्ट में। वो मामला अभी भी लंबित है। मेरी नजर में एक जरूरी बात इससे ये निकल के आई है, और ये पूरी दुनिया के लिए है, हमारे यहाँ तो है ही है, हमने अभी एग्जांपल दिया कि न्याय व्यवस्था कितनी धीमी है, कि डिजिटल में वायलेशन जो है, जो हनन हो रहा है आपके अधिकारों का या कोई क्राइम कमिट हो रहा है, वो तुरंत है। लेकिन न्याय व्यवस्था उसको पकड़ने में इतने साल लगा देती है कि तब तक जो विक्टिम है वो लगभग खत्म है, उसके पास कोई सहारा नहीं है। तो हमारी न्याय व्यवस्थाओं को एडजस्ट करने का आई थिंक ये पुश करेगा, क्योंकि बहुत से देश, हमारे यहाँ तो नहीं ले रही सरकार इसे सीरियसली, लेकिन और देश ले रहे हैं। फ्रांस ने इंक्वायरी बिठा दी है और उनके जुडिशरी सरकार से बिल्कुल अलग चलती है, इंडिपेंडेंट। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात आपने कही। फ्रांस में जो एक महिला जर्नलिस्ट है इसकी शिकार हुई, उन्होंने ही अप्रोच किया, उसके बाद ये इनिशिएट हुई वहां पे इंक्वायरी। जी, तो उनके पास वो टूल अवेलेबल है ना, उनके पास वो अवेलेबल है सिस्टम में औजार जिसका वो उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, कई बार जैसे बात हुई कि सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मौलिक अधिकारों पे कितना पैसा खर्च हो रहा है मैं इसे नहीं मानता। चाहे वो 8 रुपए खर्च कर रहे हो, वो अधिकारों का हनन करने के लिए खर्च कर ही क्यों रहे हैं, और खर्चे से मतलब नहीं, उन्हें अधिकारों का हनन करना क्यों है? आप ये देखिए, अगर आप हम सारी पिक्चर देखें, मीडिया का जो हाल है, टीवी पे सरकार का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है दिमाग भटकाने के लिए, चाहे वो इतने सारे लोग जब पैदल अपने घर जा रहे थे तब एसएसआर का मामला हो, है ना, चाहे टीवी पे जो सुबह शाम शोर मचता रहता हो उन्मादवादी, लेकिन जो लोग उससे भ्रमित नहीं हो रहे, व्यवस्था ऐसा लग रहा है, अभी पक्का नहीं हुआ ना, ऐसा लग रहा है कि केवल सबका ध्यान भटकाने में ही लगी हुई है कि कोई बस उसे ना देखे कि वो क्या करने में बिजी है। और एक चीज और, ये सरकार अपने ही बनाए नियम फॉलो नहीं करती। जैसे अभी हमने बात की 10 एजेंसियों के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया था कि होम सेक्रेटरी या स्टेट के होम सेक्रेटरी देंगे, वो सरकार नियम लाई और सरकार ही उसे फॉलो नहीं कर रही। ऐसा क्यों? एक चीज और, जो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है ना। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब सिस्टम के तहत जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि सामने वाले का रिकॉर्ड संदिग्ध है, वो आतंकवादी रहा है या क्रिमिनल रहा है, कुछ रहा है। आप कैसे सीबीआई के चीफ को या इलेक्शन कमिश्नर को स्नूपिंग में लीगल तरीके से डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। मैं पॉइंट कह रहा था। अच्छा, इसके साथ आप इस बात को देखिए कि जो आज के आईटी मंत्री हैं उनका नाम भी है इस लिस्ट में। तो क्या सरकार अपने कर्मचारियों को, मंत्रियों को वेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रही है क्या? और रविशंकर प्रसाद जी जो पुराने मिनिस्टर थे लॉ के और उससे पहले आईटी के, उन्होंने आके क्या कहा कि ये डेटा अविश्वसनीय है, ये तो ऐसे ही बात कर रहे हैं।
अब मैं नहीं जानता कि उनकी पत्रकारिता के बारे में कितनी समझ है, पर जो इसमें इन्वॉल्व हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, वो मशहूर हैं कि वो अपने एक एक इन्फॉर्मेशन को 10 बार चेक करके वेरीफाई करके पब्लिश करती हैं। और आपको याद है इन्होंने ये तक कहा कि हमारे मॉनसून सेशन को डिरेल करने के लिए एक वास्ट ग्लोबल कंस्पिरेसी लगा रहे हैं 17 ऑर्गेनाइजेशंस। जी मोदी जी का मॉनसून सेशन डिरेल हो जाए, मतलब इस तरह की मेरा आखिरी पॉइंट वही था। आज एक नया तर्क निकला है बाय द वे, ये मॉनसून आई थिंक चल नहीं रहा है तो एक नया तर्क निकला है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल को डिफीट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा आखिरी पॉइंट यही था। हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि मानसून सेशन को भटकाने की, देश के विकास को रोकने की प्रक्रिया। मेरे भाई 40 देशों में तो मानसून सेशन नहीं चल रहा। दूसरी चीज, ये पब्लिक फोरम पे उन्होंने कहा, तो मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये कोरोना से पहले हमारे गृह मंत्री ने अर्थव्यवस्था को 4 से 5 मिलियन टन का बताया। तो देखिए, केवल चुनावी राजनीति की समझ ही प्रशासन नहीं होती। वजन से ही हर चीज को तोलने की कोशिश करते हैं। सारी भेड़ एक ही डंडे से नहीं हाँकी जा सकती, ये उन्हें समझना पड़ेगा। हाँ। एक छोटी सी बात कि देखिए, हम लोग कहीं किसी लेवल पे, हम जो वोट देते हैं, जो हम लोग सिटीजन हैं देश के, हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो अब सब कुछ हो रहा है, ये गुजरात में पहले हो चुका था। मतलब जहां आप स्नूपिंग देखें तो ये एक सुपर स्नूपिंग गुजरात जमाने से चल रही है। इट्स अ सीरियल हैबिट। हम ही लोगों ने अपने आप को भ्रमित किया और बेवकूफ बनाया कि ये कुछ और होने वाला है। इन्होंने पूरा अपना जो, जैसे कहते हैं, एक ट्रेलर दे दिया था गुजरात में। वो ये नहीं कि बीजेपी कहती है ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो बाकी दिल्ली था जहां पे अभी सब कुछ हो रहा है। देखिए, वो एक अलग चीज है, और मैं इससे खत्म करूंगा और आप इससे शायद चाहे तो बात आगे ले जाएं। है क्या कि सरकार केवल अपने बारे में सोच रही है, वो ना नीति के बारे में सोच रही है, ना वो जनता के बारे में सोच रही है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए, कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, देखिए चिदम्बरम भी यूपीए के समय ऐसे, ये एकदम बेवकूफी। जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि हाँ, सरकारें इस फितरत में करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जस्टिफाई हो जाएगा। और दूसरा, ये बात ठीक है कि स्नूपिंग पहले भी होती थी, अलग अलग सरकारें करती थी, लेकिन दो बड़ी मशहूर कहावतें हैं और दोनों आपस में टकराती हैं। पहली तो ये कि सूरज के अंदर कोई भी चीज नई नहीं होती, कुछ ना कुछ हमेशा रिपीट होता है, लेकिन वो कभी एक तरीके से रिपीट नहीं होता। आज की डेट में जो स्नूपिंग और ये जो टारगेटेड सर्वेलेंस की बात आई है, ये इतना खतरनाक है, आपके पास जीवन का कोई तथ्य निजी नहीं रह गया जब तक आप उसे कागज पे लिख के नहीं रख पाते। आप इसको, अगर जो थोड़ा सा भी अपने बारे में सोचता है, क्योंकि सरकार तो केवल अपने बारे में सोच ही रही है, जैसा स्वाति ने कहा कि पहले भी ऐसे हुआ था और ये मंत्री भी ऐसे करने हैं। आपके जीवन की हर निजी चीज केवल उनके फितूर के ऊपर उनको भी माननी चाहिए। नहीं, चलो इस आदमी का पकड़ते हैं या इस लेडी का पकड़ते हैं, आपके जीवन का एक भी तथ्य निजी नहीं रह जाएगा। ठीक बात है। एक और चीज नजर आई मुझे, रविशंकर प्रसाद जी के ऊपर कई बार बहुत अफसोस होता है कि उनको मोदी जी की सरकार का बचाव करना पड़ रहा है इस हालत में। एक हफ्ते पहले जबकि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया और तमाम चीजें हुई, उसके बावजूद अगर वो जो बयान जिस दिन वो दे रहे थे कि मानसून सेशन को बर्बाद करने की साजिश है और ये तमाम चीजें, उसमें उन्होंने एक चीज कही, तो मैं चाहूंगा स्वाति और मेघनाथ, आप लोगों ने भी उस चीज को अगर सुना हो, आपको ये इस बात ने क्लिक किया या आपको खटका था क्या, या सिर्फ मुझे ही लगा? उन्होंने कहा कि इसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक इसका बीजेपी से कोई तार अभी तक साबित नहीं हुआ है, संबंध स्थापित नहीं हो सका है। ये एक वकील की, कोर्ट की भाषा होती है कि अब आप टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, आप टेक्निकल चीज का लाभ फायदा उठा रहे हैं, उसकी आड़ दे रहे हैं कि जब तक मेरे दरवाजे तक इसके सूत्र नहीं पहुंचे तब तक मैं पाक साफ हूं, भले मैंने ये काम किया हो। ये आपने बहुत अहम बात कही अतुल, क्योंकि आपको एक और चीज याद होगी, इसी सरकार ने ट्विटर के दफ्तर को रेड किया था। हाँ। जब ये ट्विटर से नाराज हुए थे। लेकिन पेगासस, अगर हम इनकी बात मान लें, रविशंकर जी की बात मान लें कि बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मोदी सरकार से भी कोई लेना देना नहीं है, तो फिर सरकार के ऊपर ओनस आता है कि नहीं कि भारतीय नागरिकों की किसी ने इतनी गंदी लेवल पे स्नूपिंग की तो सरकार इंक्वायरी कराए। सरकार कहती है उसको कोई किसी से लेना देना नहीं, तो फिर पेगासस को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? जो सरकार ट्विटर को अटैक करती है, वो पेगासस को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? इससे तो हमें सरकार के बारे में बड़ा सीधा एक कंक्लूजन आता है ना कि क्या है ये सरकार।
मेघनाथ? यहाँ पे ना सर एक्चुअली रविशंकर प्रसाद का ही एक लेजेंडरी लाइन है जो अभी भी रिपीट हो रहा है कि नो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पेगासस हैज बीन डन। मतलब नो अनऑथराइज्ड का मतलब है ऑथराइज्ड यूज हैज बीन डन, ऑथराइज है मतलब पर ये बार बार रिपीट करते हैं। या इस मामले में ना सरकार का जो जवाब रहा है वो बहुत ही हास्यास्पद रहा है, मतलब हम हंसेंगे इस पर, बहुत हंसेंगे। तो रविशंकर प्रसाद ने एक और चीज कही थी, वही जो आप बात कर रहे थे, मुझे दूसरी चीज थोड़ी सी खटकी, वो थी कि 40 से ज्यादा देशों में पेगासस का इस्तेमाल हुआ था, तो भारत पे ही क्यों बात कर रहे हो? तो भैया आप भारत में रहते हो और भारत के लोगों पर स्नूपिंग हुई है, और एक तरीके से ये भी एक शायद टैसिट एडमिशन ही है कि हाँ ठीक है कर ही रहे थे यूज। मतलब ये रविशंकर जी खड़े हो गए ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, एग्जैक्टली, बहरीन के साथ, कोरिया के साथ, इंडिया को क्या उस लेवल पे ले आए? तो और एक और चीज हुई इसी मामले में। संडे को जैसे मैंने कहा पहले कि वायर की पहली स्टोरी आई थी, और उसके कुछ मिनटों बाद ANI ने एक 2 ट्वीट डाले। एक ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट डाला था जिसमें कोई लेटर या लेटर हेड नहीं था, जहां पर बोल रहे थे कि सरकार का रिस्पॉन्स है, और उन्होंने ये पूरा खारिज कर दिया और फिर से वही लेजेंडरी लाइन यूज कर दी, नो अनऑथराइज्ड यूज हैज बीन डन। और फिर उसके बाद उसके ही नीचे उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला जो कि एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आउटबॉक्स का स्क्रीनशॉट था। मतलब उन्होंने जो मेल भेजा रिपोर्टर को उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया, ये बोलने के लिए कि नहीं ये हमारी ही तरफ से आया, बाय द वे हमारा ही स्टेटमेंट है, क्योंकि हम इसको साइन नहीं कर सकते, पर ये देखो आउटबॉक्स देखो हमारा। तो देखिए मेघनाथ और मैं ज्यादा इसलिए हर रहे हैं क्योंकि हम थोड़े टेक लोग हैं और ये महामूर्खतापूर्ण हरकत है। भाई शार्दुल, हम इस पे बात भी कर रहे थे ना कि अगर आपको ये लेटर देना ही था तो फिर एक तो साइन दे देते कोई मिनिस्टर सेक्रेटरी की, या फिर एक लोगो डाल देते कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आया है। सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, किसी सेक्रेटरी से करवा लो। वही मतलब ये क्या इंटर्न छाप के डाल रहे हैं और उसको गवर्नमेंट रिस्पांस बोल रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ANI ने ओरिजिनल स्टोरी नहीं रिपोर्ट की, हाँ स्नूपिंग की स्टोरी नहीं रिपोर्ट की, उन्होंने ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस या ऑन हिज मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस सिर्फ उसका डिनायल किया। स्टोरी ने रिपोर्ट की तो खारिज क्यों कर रहे हैं भाई? तो वही स्वाति एक और और ANI की क्लासिक जर्नलिज्म पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने जो देखी उसका एक्सटेंशन है बस, वो कि वो स्टोरी नहीं हुई, खारिज वाली जो कहानी थी वो आपको जरूर पता चल जाएगी वहां। बिल्कुल स्वाति, और ये ना टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही किया था। नेक्स्ट डे फ्रंट पेज पे बड़े बड़े हेडलाइन में ये बोला था, गवर्नमेंट डिनाइज पेगासस लीक, और फिर बताते ही नहीं कि पेगासस लीक है क्या एग्जैक्टली मतलब। और फिर और हमने ट्यूसडे को हमने एक NL प्राइम टाइम किया था, अतुल सर भी कर रहे थे, तो आपने तो देखा होगा टीवी न्यूज चैनल्स इस पर रिपोर्ट कर रहे थे, जो भी रिपोर्ट कर रहे थे जैसे रिपब्लिक एक्सेट्रा थे, वो इसी से शुरुआत करते थे कि ये बकवास है, मतलब पर बताते नहीं है कि क्या बकवास है, बट बोलते कि हाँ ये सब बकवास है, तो मत सुनिए, गवर्नमेंट पर भरोसा रखिए। तो ये इतना हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं टीवी मीडिया को लेकर कि ये आपको कॉन्टेक्स्ट भी नहीं देंगे, बस आपको दिल पे हाथ रख के आप बोलिए ऑल इज वेल टाइप सिचुएशन हो गया यहाँ पे। आपको याद नहीं जब ये पूरा स्टर चल रहा था CAA का, तो एक शूटर की अंडर एज होने की एविडेंस ANI ने आधे घंटे में प्रोड्यूस कर दी थी, उसकी मार्कशीट। वो तो बहुत अच्छे खोजी पत्रकार हैं, वो अपना खोज किसी और के लिए करते हैं। मतलब उनको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला दिखाना है और कौन सा नहीं दिखाना है, बस। बिल्कुल सही पकड़े। मतलब ये टॉपिक इतना लंबा चौड़ा है, अगर हम इसे जरा सा संक्षेप में देखें तो कमाल है। मैं 2-3 लाइन बोलूंगा। ये एक स्पष्ट जासूसी का केस है, एस्पियोनाज का। एस्पियोनाज जो आमतौर पे दूसरे देशों पे किया जाता था सुरक्षा के लिए, अपनी ही जनता पर सत्ता के द्वारा सत्ता को बनाए रखने के लिए, है ना। अरे यार इसको तुमने शार्दुल बहुत भारी भरकम तुमने इसको इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया। दरअसल ये देशभक्तों के ऊपर एस्पियोनाज है। और ना ये पब्लिक के हित में है, ना ये देश के हित में है, ना ये सुरक्षा के हित में है। बहुत बढ़िया, मोदी हित में है। और मजे की बात ये, भारत सरकार के लोग और उनके जितने भी मुखौटे हैं, वो भाजपा जहां से आती है, एक कोट अनकोट विदेशी जासूसी एजेंसी के स्टेटमेंट पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं बजाय अखबारों के।
वही शार्दुल, इन्होंने वही एक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट भी था कि अश्विनी वैष्णव जो हमारे अभी आईटी के मिनिस्टर है, वो ट्यूसडे को पहला जो बयान दे रहे थे पेगासस पर, उन्होंने एनएसओ का जो भी स्टेटमेंट है वो वैसे ही पढ़ दिया और उसको वैलिडेट कर दिया। और मजे की बात ये है कि उसी टाइम पे एक स्टोरी आई जिसमें ये पता चला कि उनके भी फोन पे पेगासस का अटैक हुआ था। तो बहुत ही अजीब सिचुएशन, मतलब इन्हें इतना अच्छा टूल मिला तो इसका इस्तेमाल इन्होंने कुछ सुरक्षा के, जो भाई हमारी चीन से इतनी दिक्कत चल रही है, पाकिस्तान से चल रही है, फलाना ढिमकाना, अरे भाई नहीं ये किया। तो मतलब इसके लिए तो ऑथराइज तरीके से भी किया। अच्छा टूल बुरा टूल तो अपनी जगह, लेकिन इसको ऑथराइज तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए ना। अगर कुछ पता तो हो कि किसने, किस एजेंसी को आपने ऑथराइज किया है, किसने खरीदा है, कितना पैसा लगा है, उसमें कोई ऑडिट हो, कुछ हो। खैर ये इस विषय के हम बाकी पहलू, मतलब हमने काफी लंबे चौड़ी बात कर ली है, तो ज्यादातर चीजें आ गई हैं। इसका एक और एक्सटेंशन है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय का भी ध्यान रखते हुए दैनिक भास्कर के ऊपर आईटी की रेड पड़ी, और भारत समाचार है उत्तर प्रदेश का एक समाचार चैनल, उसके एडिटर्स और मालिकों के ऊपर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है कल। ये मुद्दा बहुत काफी चर्चा में रहा, कल पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। पत्रकारिता के ऊपर नजर रखने वाली बात, आप लोगों ने देखा किस तरह से जासूसी की जा रही है। दैनिक भास्कर की जो पूरी रिपोर्टिंग रही और भारत समाचार की रिपोर्टिंग रही है, जो भी जिस तरह से उनकी पत्रकारिता रही पिछले साल, 2 साल में, 6 महीनों में, वो काफी लोगों ने उसकी सराहना की है। तो उनके ऊपर आईटी की रेड हो रही है। दैनिक जागरण जैसे जो अखबार, जो कि जब सब कुछ सेकेंड वेव जब बीत जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब वो 15 दिन का एक पड़ताल करते हैं, एक अभियान चलाते हैं। उसमें वो हर दिन फ्रंट पर टॉप की एक खबर चलाते हैं कि असल में गंगा के किनारे शवों को गाड़ देना, दफना देना हिंदू परंपरा का हिस्सा है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और ये जो लोग गाड़े गए हैं वो एकदम सामान्य बात है। तो ऐसे अखबारों के ऊपर कभी आईटी की रेड नहीं पड़ती, जो कि कई गुना बड़े हैं। उनके बिजनेस हित कई जगह ज्यादा फंसे हुए हैं, केवल अखबार उनका धंधा नहीं है। ये बात दैनिक भास्कर के लिए भी कही जा सकती है कि बहुत सारे उनके भी क्रॉस ओनरशिप हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दैनिक भास्कर के ऊपर जो आईटी की रेड पड़ी है, उसके पीछे इस समय सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्रकारिता है। इस बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं स्वाति, आपकी सबसे पहली शुरुआती टिप्पणी, और फिर मेघनाद और शार्दुल से भी चाहूंगा कि वो इस पूरे प्रकरण को देखें। शार्दुल चूंकि वहां पे रहे हैं, तो भोपाल से ही बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा दैनिक भास्कर, उसके कल्चर, उसके वहां की जो उनका जो प्रभुत्व है, उस पर भी थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा स्वाति, ये पत्रकारिता के लिहाज से कितना नुकसानदेह है, और ये जो अटैक है, इसमें सरकार की जो मंशा है, उसके भी कुछ पहलुओं को अगर आप हमें बता सकें। देखिए, आप सरकार की पैनिक देखिए कि अभी तक लोग ट्विटर पे बात कर रहे थे, या वायर पे बात कर रहे थे, या फॉरेन पब्लिकेशन में बात कर रहे थे, जिसकी इतनी इंडिया में कोई उसका कंजम्पशन नहीं है। जब इस पे आए तो सरकार की नाराजगी इनसे, जो सेकेंड वेव कोविड है उसी वहीं से चल रही है, और बहुत ज्यादा नाराज है सरकार, क्योंकि ये हर जो भी उसका एक मास लीडरशिप है, जो सब लोग, मतलब एक तरह से पूरा देश पढ़ता है। तो उसमें जो एक सत्य सामने आया कि भाई गंगा झूठ नहीं बोल रही, सरकारें झूठ बोल रही हैं। जिस तरह से शव गंगा में डाले गए, जिस तरह से डेथ को वो नहीं किया गया। फिर इनका सबसे बड़ा दूसरा क्राइम जो सरकार समझती है कि इन्होंने अभी की स्नूपिंग बताई और उसको लिंक किया कि ये आदतें पुरानी हैं, ये आदतें गुजरात से चल रही हैं। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, और ये सीरियल स्नूपिंग है। मतलब ये स्नूपिंग कोई नई चीज नहीं है, ये एक आदमी की प्रवृत्ति है। ये आदमी पहले से एक सीरियल स्नूपर है। जब ये ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया, ये टिप्पणी आ गई, तो एक जिसे कहते हैं उबाल गुस्से का हुआ। और हम सब लोग जानते हैं कि सरकार की सबसे अच्छी एलाइज है सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स। जब सरकार नाराज होती है तो अपने इन छोटे से तंत्र को चला देती है और लोगों के पीछे चला देती है। इस बार मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने गलत किया है, क्योंकि जिनको पता भी नहीं होगा, अब पता चल गया होगा कि उन्होंने कहा था कि गुजरात में भी ये यही हरकतें कर रहे थे। बिल्कुल। मेघनाथ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई जब मैं बोल रहा था कि दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी उनके फ्रंट पेज पर कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वही टेलीग्राफ ने भी उनके भी फ्रंट पेज पर छापी है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। उनका ही एक्चुअली कोट किया है। और भारत समाचार जो है वो कॉन्स्टेंटली पेगासस के बारे में भी रिपोर्ट कर रहा था। तो मुझे लगता है ये कल्मिनेशन सॉर्ट ऑफ भी है, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और सबसे बड़ा रिपोर्ट जो सेकेंड वेव में आया था वो दैनिक भास्कर की तरफ से आया था, जो कि उनके कुछ 80 रिपोर्टर्स पूरे गंगा के किनारे जाकर बॉडीज काउंट कर रहे थे।
और थोड़ा 2000 सा उसमें वो बहुत, मुझे लगता है कि वो रिपोर्टिंग का क्लासिक एग्जांपल है। बिल्कुल 30 रिपोर्टर्स 1175 किलोमीटर के इलाके में, करीब मेरे ख्याल से 33 जिलों में, बिल्कुल गंगा के किनारे आने वाले सब जगहों से उन्होंने एक साथ मिलकर रिपोर्टिंग की और ये बताया कि वहां पर 2500 से ज्यादा लाशें दफन हुई पड़ी हैं खुले में। और वही उन्होंने वो जो सर्वे किया था वो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 दिन किया था, मतलब वो 3 दिन में मिला था उतना। पर एक बात और, आप सोचिए कि हमारा देश कैसा हो गया है कि रिपोर्टर्स जाके अब शव गिनते हैं, मतलब हमको कोई विश्वास नहीं रह गया सरकार पे या सरकार से ही आंकड़े देगी, तो पत्रकारों को जाके एक बॉडी काउंट करना पड़ता है। ये भी दिखाता है ना कि ये सरकार किस तरह से इंफॉर्मेशन, ये तो सबको पता होना चाहिए ना कि जिनके कोई मरा या नहीं मरा, वो तक आंकड़े देने को तैयार नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज अतुल सर, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बोलना चाहूंगा। एक्चुअली दैनिक भास्कर का जो रुख है, हम ये बात भी कर चुके हैं उस पर पहले, कि पहले उनका सरकार की तरफ काफी रुख था और फिर सेकेंड वेव के वक्त हमको दिखाई दिया कि उनकी रिपोर्टिंग चेंज होके शायद उनको दिल दहला देने वाली कुछ खबरें मिली, जैसे कि आपने जो बताया वैसे। मुझे लगता है कि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इन पे ये रेड हुई है तो अब ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि चलो अब हम इन पे पंगा नहीं लेंगे, हम अब सरकार के पक्ष में ही रिपोर्टिंग करेंगे एक्सेट्रा। पर मुझे लगता है कि एक रिफ्लेक्शन है ये न्यूज़पेपर भी, कि लोगों का गुस्सा रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि आपको अगर याद होगा सेकेंड वेव के टाइम पे जो रिपोर्टर्स थे उनके घर पे भी तहलका मचा हुआ था। वो भी घर पे जाके क्या मुंह से दिखाएंगे लोगों को कि आप क्या रिपोर्ट कर रहे हो, कैसे रिपोर्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कि धीरे धीरे रीजनल न्यूज़पेपर्स में, एटलीस्ट इवन गुजरात में भी ये हुआ था, रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स में ये एक बैकलैश होने लगा है पब्लिक का कि भैया आप हमें न्यूज़ दिखाइए, आप ये बकवास मत कीजिए, आप हमें न्यूज़ दिखाइए और हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है दैनिक भास्कर ने ये जो आज जो एक ये लिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ये उसी का एक एग्जाम्पल है, ऐसे मुझे लगता है, मतलब मेरी थियोरी है ये। हाँ, संभव है। एक और चीज जिसका जिक्र स्वाति ने किया कि लोग गिन रहे थे, तो 2 चीजें मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो श्रोता हैं, कि हमारे न्यूज लॉन्ड्री के तमाम रिपोर्टर्स ने सेकेंड वेव के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग इलाकों से रिपोर्टिंग की, महाराष्ट्र में। और कुछ चीजें बड़ी दिलचस्प सामने आई जिस गिनने की घटना की बात हुई। एक स्टोरी तो हमारे साथ शार्दुल ही है, इन्होंने किया था भोपाल से ही, और उन्होंने कैसे नंबर्स बताए थे कि जिस दिन सरकारें बता रही हैं, जिला प्रशासन बता रहा है कि यहाँ पर 10 मौतें हुई या 5 मौतें हुई हैं कोविड से, उस दिन 100 मौतें हो रही थी। मेरठ की कहानी है, मेरठ का जो सबसे बड़ा, और मेरठ के सिर्फ एक शमशान घाट के डाटा हम लोगों ने इकट्ठा किए 1 हफ्ते के, और 1 हफ्ते में मेरठ प्रशासन का दावा था, आयुष और बसंत ने, हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की थी, 43 मौतें हुई हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम में वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल से सिर्फ एक शमशान घाट में 263 अंतिम संस्कार हुए थे उस 1 हफ्ते के दिनों, उस 1 हफ्ते के दौरान। तो ये है आंकड़ों की सच्चाई। सरकार ने आंकड़ों की जो वो कहते हैं सैंक्टिटी पूरी तरह से खत्म कर दी है। आप किसी भी आंकड़े पर सरकार के आज की तारीख में भरोसा नहीं कर सकते। 3 अब तक आंकड़े आ चुके हैं जो अतुल सर वो तो आंकड़े दे ही नहीं रहे हैं, मतलब एक तो वो भी है। ये केवल मैं इस मामले में नहीं कह रहा हूँ, आप रोजगार के आंकड़ों में एनएसएसओ के आंकड़ों को देख लीजिए, नहीं भरोसा कर सकते क्योंकि सबको फर्स्ट अप कर दिया जाता है। आप बेरोजगार, मतलब इस तरह के तमाम आंकड़े जिनकी सैंक्टिटी पर यकीन होता था कि ये सरकार का आंकड़ा है, उसमें भी इस तरह की वो चीजें की जा रही हैं। उनकी भी उसकी जो उसकी ईमानदारी को या भरोसा था उसको खत्म किया जा रहा है। ये मैं कहना चाह रहा था। शार्दुल, आप ये जो घटना और इसके बाद ये पूरी दैनिक भास्कर की पत्रकारिता की हमने बात की, तो एक स्वाभाविक सा वो लोगों को लग सकता है कि उन्होंने सेकेंड वेव के बाद अपने स्टैंड को चेंज किया है, जैसे भी क्या, जो भी स्थितियां हुई। दिव्य भास्कर का गुजरात में जबरदस्त एक असर रहा, उन्होंने वहां से बहुत जबरदस्त रिपोर्टिंग की। फ्रंट पेज पर उन्होंने वहां पर जो सीआर पाटिल थे उनका नंबर छाप दिया और कहा कि इनसे बात करें, क्योंकि रूपानी तक कहते हैं कि आप इन्हीं से जाकर पता करिए कि रेमडेसिविर कहाँ मिलेगा। तो वो एक बोल्ड स्टेप था पत्रकारिता के लिए। तो थोड़ा कई सारी चीजों ने मिल के इनके गुस्से को बढ़ाया था। और अब ये जो घटना हुई, जिसका अब जो सबसे हालिया जो घटना हुई इसमें, कि उन्होंने उसको जोड़ दिया कि ये जो जासूसी आप सुन रहे हैं आज, ये 2004 से चल रही है, गुजरात के जमाने से चल रही है, और ये इसमें एक
एक कंटिन्यूटी है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये इसके पीछे नफरत है उनकी, और उनको सबक सिखाने की चाह है। जी देखिए, जैसा मेघनाथ, स्वाति आपने बताया, भास्कर एक बड़ा समाचार समूह है, बड़ा ग्रुप है, और मध्य और जो वेस्ट भारत का, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसमें सर्कुलेशन ज्यादा है अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के जैसे मुकाबले हिंदी बेल्ट में। लेकिन डिजिटल से इस बार उत्तर प्रदेश में भी उसका काफी अच्छा उसको पढ़ा गया। एक चीज और, जैसा बताया कि वो बहुत कभी सरकार विरोधी भी नहीं रहा, और अगर जो लोग मध्य प्रदेश से वाकिफ हो तो मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों को कुछ कुछ बेनिफिट देती है। तो बहुत से लोग बता रहे थे कि हो सकता है उसमें भास्कर के भी कुछ लोग हो, लेकिन दूसरी लहर के दौरान उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जो हो रहा था, क्योंकि वो खुद भी अपने जीवन में हर कोई झेल रहा था। और आप देखिए, इसका संबंध विज्ञापन से भी है। दूसरी लहर में उन्होंने सत्य बताया, उन्हें उसके लिए सरकार की तरफ से भरा भरा भी कहा गया। अंदर से जो जो हुआ होगा वो तो है ही। उनके विज्ञापन भी कटे होंगे क्योंकि वो सरकार विरोधी नहीं थे, क्योंकि ये मॉडल ही विज्ञापन पे लगा हुआ है। उनका विज्ञापन रोक दिया गया था। जब विज्ञापन के कमी करने से या विज्ञापन से फाइनेंस कंट्रोल करने से काम नहीं चला, तब ऐसा लग रहा है कि सरकार ये कर रही है, क्योंकि भास्कर ग्रुप में और भी बिजनेस है, उसमें रियल एस्टेट का बिजनेस भी है, उसमें और भी चीजें। और हिंदुस्तान में बिजनेस करने में जो भी बिजनेसमैन है वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट कराना पड़ता है। तो पत्रकारिता क्या केवल बिजनेस से जुड़ी रहेगी, एक ये बड़ी चीज है, क्योंकि बिजनेस तो पैसे लाएगा, लेकिन पत्रकार और एडिटर उसके लिए क्यों भुक्तभोगी बने, जबकि वो जनता के मतलब की बात कर रहे हैं। और ये जनता के लिए इस तरह से भी बात है कि जब तक समाचार एजेंसियां विज्ञापनों पर निर्भर रहेंगी, तब तक आप उन पे कितना भरोसा कर सकते हैं और वो कितना खुलकर सच बोल पाएंगी, ये उनके पर्स पे निर्भर रहेगा। इसलिए आप ईमानदार पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो विज्ञापन पे मीडिया खड़ा होगा वो विज्ञापन देने वाले की बात करेगा, नहीं तो उसको सजा मिलेगी उसकी। और अगर मीडिया आपके कंधों पे खड़ा होगा तो वो आपकी बात करेगा। तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। और शार्दुल, एक इसमें एडिशन करना चाहूंगा कि हमने एक अभी जस्ट रिपोर्ट किया था कि न्यूज 18 को कितना पैसा मिला था सेकेंड वेव के टाइम पे। तो आयुष ने एक रिपोर्ट किया था, तो सबसे ज्यादा पैसा जो एडवर्टाइजमेंट का मिला था वो न्यूज 18 टीवी चैनल को मिला था। तो आप सोचिए कि न्यूज 18 फिर जो काइंड का रिपोर्ट कर रही थी जैसे सेकेंड वेव के टाइम पे, और अभी भी कर रही है, वो किस वजह से हो रहा था? जी अच्छा, एक चीज और, जो भास्कर के संपादक हैं, ओम गॉड नाम है मेरे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उनका एडिटोरियल ट्रांसलेट होकर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। और ये सरकार अपनी इंटरनेशनल इमेज के लिए बड़ी परेशान रहती है। अच्छा, बहुत से श्रोता कहेंगे कि आप सरकार के पीछे ही पड़े रहते हैं, तो देखिए, सरकार जिसके स्टेटमेंट, एनएसओ के स्टेटमेंट को अकाट्य सत्य मान रही है, वो कहता है कि केवल हम सरकारों को ये बेचते हैं, और भारत में ये हुआ है, तो इसीलिए हम सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक बात। समय को ध्यान में रखते हुए बस मैं चाहूंगा कि आखिरी टिप्पणी, अगर स्वाति आपके कुछ और इसमें जोड़ना हो, फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे इनके भक्त कहते हैं, प्राउड टू बी फॉलोड बाय मोदी जी, आई एम प्राउड टू बी फॉलोड बाय पेगासस, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे हाथों से छीनी जा रही है। स्वाति, वैसे भी आप भी डाल सकते हैं बायो में प्राउड टू बी फॉलोड बाय मोदी जी। मेरे मन की बात हमेशा मोदी जी जानते हैं। बहुत ज्यादा मोदी जी मेरे लिए बिल्कुल है, हमेशा मौजूद है। चिंतित रहते हैं। समय थोड़ा सा कम है, हम आज की अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि रिकमेंडेशन को हम पूरा कर लें। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा मेघनाथ, आप हमारे श्रोताओं को अपना रिकमेंडेशन दें। एक तो मैंने नेटफ्लिक्स पे हाउ टू बिकम अ टायरेंट देखना शुरू किया। बहुत ही बढ़िया सीरीज है, मैं रेकमेंड करूंगा। और बहुत ही क्रीपी है, क्योंकि हर 10 मिनट में आपको पॉज करके थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा कि तस्वीर अगल बगल घूमती है कि नहीं। बहुत मतलब इतने क्रीपी सिमिलैरिटीज है ना कुछ कुछ चीजों में कि आप देखिए क्या सिमिलैरिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, बट बता नहीं रहा हूँ। पर वो जरूर देखिए, बहुत ही बढ़िया सीरीज है। इसको जो टिरियन लैनिस्टर थे ना गेम ऑफ थ्रोन्स में, पीटर डिंकलेज, उन्होंने नैरेट किया है। और इस तरीके से नैरेट किया है कि अगर आपको पावर में आना है तो आपको क्या क्या प्लेबुक, क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसी बहुत ही बढ़िया सीरीज है, वो देखिए। पावर में आने के साथ तानाशाह अगर बनना है। हाँ एग्जैक्टली, तानाशाही बनना है। पर तानाशाह तो क्यों बनते हैं ना, लोगों के भले के लिए करते हैं ना सर। तो मतलब
फिर एक और मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। हमारा अभी एक जस्ट रिपोर्ट आया है न्यूज लॉन्ड्री पर, नो वन सेज द पेगासस लिस्ट इज फेक, व्हाई आर बीजेपी लीडर्स एंड देयर मीडिया एलाइज इंसिस्टिंग इट इज। निधि और सुप्रीति ने किया था, और इसके छोटी सी कहानी है इसके पीछे। मैंने कल एक एक्सप्लेनर किया पेगासस पर कि क्या है, कौन से नाम आए हैं एक्सेट्रा, और हमने वो यूट्यूब पे डाला। और उसी समय ये टाइम्स नाउ और अन्य जो हमारे चैनल्स हैं नोएडा मीडिया के, उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि एमनेस्टी ने बोल दिया कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन फेक है। तो मैं ना बहुत पैनिक सिचुएशन में आ गया कि भैया ये क्या हो गया। मैंने तो वीडियो डाल दिया। तो फिर हमारी जो एडिटोरियल डेस्क पे एसोसिएट एडिटर है जयश्री को, उसको मैं फ्रैंटिकली कॉल करके बोल रहा हूँ कि ये वीडियो क्या करे। तो बोले कि तुम सोर्स ढूंढ के निकालो कि कहाँ से आया, एमनेस्टी का स्टेटमेंट होगा तो फिर हम उसको एडिट करेंगे। तो मैंने देखा कि एमनेस्टी ने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। तो हुआ क्या था कि एक इजरायली आदमी ने एक कोई तो भी अजीब से वेबसाइट से हिब्रू में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्विटर पे डाला था। वही राइट विंग वेबसाइट्स ने, ओपी इंडिया से लेके सबने उठा लिया था, और फिर ये हमारे गोदी मीडिया चैनल्स ने भी उठा के उसका न्यूज स्टोरी बना दिया था, और इसको पूरा डिसुएड करने की कोशिश की कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं। तो इस पर ही रिपोर्ट है निधि का, वो जरूर पढ़िए, आपको दिखाई देगा कि कैसे ये सरकार इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक बात। शार्दुल, आपका रिकमेंडेशन? जी, रिकमेंडेशन भी है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता था, वो अगर हो पाए पेगासस के बारे में, वो ये कि हम अभी बात कर रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे दिमाग में ये बात आई थी, जो लोग जांच करेंगे ये कैसे सुनिश्चित, उनकी भी जासूसी कर ली जाए। ये सुनिश्चित कैसे हो पाएगा कि उनके फोन, आप देखिए लगातार हर दिन, क्योंकि ये तो कभी भी हो सकता है मिनट में, है ना, उनके फोन लगातार सेफ बने हुए हैं, तो क्या रोज चेकिंग होगी उनके फोन की? ये कैसे हो पाएगा? इसलिए पहले तो पेगासस को बंद कराना जरूरी है, आई थिंक। देखिए क्या होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। मेरी रिकमेंडेशन का आज का रिकमेंडेशन है पेगासस को बंद किया जाए। अब देखिए, मेरी तबीयत पिछले हफ्ते भर से बड़ी गड़बड़ रही है, मैंने कुछ ज्यादा देखा नहीं, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री पर एक रिपोर्ट आई थी पूजा तिवारी की कि किसानों की इतनी सारी बात हो रही थी खेती की, और चाहे वो किस भी तरफ के लोग हों, बड़े उसको आदर्श तरीके से देखते हैं। तो भारत की मिट्टी के साथ क्या हो रहा है और हमारी उर्वरा शक्ति कितनी तेजी से जा रही है, उसको देखें। छोटी सी रिपोर्ट है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। दूसरा रिकमेंडेशन है, मेघनाथ के अभी एक्सप्लेनर की बात हुई, एक्सप्लेनर को देखिए, समझिए क्या हो रहा है पेगासस के मामले में। तीसरा, एक राहुल पंडिता की किताब है, 2 हफ्ते पहले मैंने इंटरव्यू भी किया था, वो न्यूज लॉन्ड्री पर उपलब्ध है, द लवर बॉय ऑफ भावलपुर। बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही इंटेंस रीड है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। और पहली बार राहुल लिखते हैं, और वो बहुत ही माने हुए पत्रकार हैं प्रमाणित, वो लिखते हैं कि पहली बार भारत की तरफ से एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन हुआ जो अंतरराष्ट्रीय मायनों पे खरा उतरता था। नहीं तो उससे पहले लोग खारिज कर देते कि नहीं, आपकी बात ठीक है, पर ये अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो वो पढ़िए और जानिए कि क्या क्या चलता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्रेकिंग बैड की आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में आतंकवादी ऐसे कदम उठा रहे हैं। तो ये 3 मेरे रिकमेंडेशन है। स्वाति, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड करूंगी, जो मैंने, जब मेरा नाम आया उस दिन मैं काफी दुखी थी, उत्तेजित थी, तो मैंने फिर से देखी हजारों ख्वाहिशें ऐसी, सुधीर मिश्रा की फिल्म, जो मुझे लगता है कि वो तब से आज तक, तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन जब वो, जिसका समय वो दिखा रहा है, लेकिन उस समय से आज तक हमारे देश में वाकई कुछ भी नहीं बदला है। सरकारें उसी तरह की तानाशाही में लगी हुई हैं, और हम लोग उसी तरह से कुछ कर नहीं पा रहे। पत्रकार हो या सिटीजन हो या जज हो, हम लोग सब एक तरह से वो जो एक उम्मीद थी भारत की, उसको हमने बिलाई कर दिया है। और दूसरा ऑफ कोर्स न्यूज लॉन्ड्री, और तीसरा मेरी अपनी किताब जरूर पढ़िए, आई एम अ ट्रोल, और पता करिए कि बीजेपी कैसे आपको सोशल मीडिया पे अटैक करती है। बिल्कुल। मेरे 2-3 रिकमेंडेशन है छोटे छोटे। एक तो जो स्वाति ने कहा, आई एम अ ट्रोल पढ़िए, और अगर आप इस केवल चीजों को इस निगाह से देखते हैं तो जरूर पढ़िए कि क्या हुआ। अगर आप गड़बड़ नहीं है तो आपको डर नहीं होना चाहिए जांच से, आपको बिल्कुल डर होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए परेशान नहीं होते हैं कि आपने चोरी की और या कुछ और किया। आप अपने अच्छे कामों के लिए भी परेशान किए जा सकते हैं कि आपने अच्छे काम क्यों किए। जासूसी इसीलिए होती है। तो ये किताब पढ़िए। इसके अलावा उस रिपोर्ट का जिसका जिक्र चलते फिरते में बहुत संक्षेप में मेघनाथ ने किया, मैं थोड़ा डिटेल में करता हूँ। वो बसंत और आयुष की एक रिपोर्ट है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 160 करोड़ रुपए प्रचार पर दिए, खर्च किए,
सिर्फ टीवी चैनलों को, सिर्फ टीवी चैनलों को। अभी इसमें अखबार का, डिजिटल मीडिया का, बाकी मीडिया के अन्य माध्यमों के पैम्फलेट, ये होर्डिंग, ये इनके खर्च शामिल नहीं है। 160 करोड़ रुपए उन्होंने टीवी को दिए। अब आप समझिए कि वो टीवी वाले किस मुंह से आपकी बात करेंगे, किस तरह की खबरें दिखाएंगे। 160 करोड़ रुपए में अलग अलग, सबसे नंबर 1 पे नेटवर्क 18 ग्रुप है, दूसरे नंबर पर जी न्यूज है। अब आप समझिए कि ये कौन लोग हैं और किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ये है सच्चाई कि जब पूरा देश पैनिक में था, लॉकडाउन, कोरोना, बेड, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, सब चीज, सारे बवाल चल रहे थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे मीडिया में इस तरह से पंप किया जा रहा था पैसा टेलीविजन में कि ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखता रहे, गुलाबी तस्वीर नजर आती रहे। ये मेरे रिकमेंडेशन है 2। एक और रिकमेंडेशन मेरा, इस हफ्ते की टिप्पणी जरूर देखिए। उसमें अतुल जी ने एक सवाल कहा, जिनके ना बाल है ना बच्चे हैं, वो हमें बाल बच्चे के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया। खांसी, मैं सही बता रहा हूँ, मैं खांसी में इतनी दवाई पी के बैठा था, मुझे इतनी हंसी आई ना वो सुनकर। मैंने वो देखा एपिसोड, पर अभी मेरा ट्यूबलाइट जला कि वो क्या बोल रहे थे। ये देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्त है, अभी जस्ट स्ट्राइक हुआ। इनफैक्ट उस टिप्पणी में ये कहावत का इस्तेमाल हुआ है, और इस कहावत का इस्तेमाल बड़े आयरनी में हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान में लोग देर आए दुरुस्त आए में भी भरोसा रखते हैं, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी मिले न्याय को अन्याय भी मानने वाले उतने ही हैं। तो ये इस तरह के विरोधाभासों का देश है, इसलिए हमें वो लोग समझा रहे हैं कि आप कितने बाल बच्चे पैदा करें जिनके न बाल है न बच्चे हैं। कमाल, नहीं बहुत अच्छा है। मैं तो हमेशा मतलब मजाक में बात करता हूँ, लेकिन ये इस बात को कहने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जरूर देखिए टिप्पणी। थैंक यू शार्दुल, न्यूज लॉन्ड्री को फिर से बार बार प्लग करने के लिए। स्वाति, मेघनाथ, शार्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।